चलिए जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। कल हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट किया था, जल्दी से छोटी मोटी उसकी रिवीजन करते हैं। आ जा भाई आ जा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहला मेन हम देख रहे हैं कि बायर और सेलर कौन होते हैं, जो बाय कर रहे हो या एग्री टू बाय कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी गुड्स की, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी गुड्स की। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड करना है? शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ठीक है, एफडी, ये सारी चीजें हमने किस में इंक्लूड करनी है? गुड्स में। क्या इंक्लूड नहीं करना? एक्शनेबल क्लेम और मनी। एक्शनेबल क्लेम यानी कि कोई राइट डेट के ऊपर जो आपके पास है उसको थोड़ी ना आप बेच सकते हो। गुड्स में क्या लेंगे? टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। गुड्स में क्या लेंगे? मूवेबल। क्या नहीं लेंगे? इमूवेबल। क्या नहीं लेंगे? प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ गुड्स याद है हमने कल कौन कौन से देखे थे? एग्जिस्टिंग गुड्स जो प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग के अंदर स्पेसिफिक गुड्स मैंने फिक्स कर लिया। 5 गाड़ियां खड़ी हैं, मुझे लाल वाली चाहिए, ठीक है जी। असर्टेन गुड्स 10 का लोट है या 5 गाड़ियों का लोट है, मैंने बोला मेरे को थर्ड वाली गाड़ी चाहिए, वो हो गई असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स 4 गाड़ियां हैं, मैंने कहा कोई भी एक अच्छी गाड़ी मेरे घर पे पहुंचा देना या मेरे को बेच देना, वो हो गई अनअसर्टेन, क्योंकि आपने फाइनल डिसाइड नहीं किया। उसके बाद फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होती हैं? जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन फ्यूचर में बना के आपको दे दूंगा। तो फ्यूचर गुड्स के लिए सेल बनेगा या एग्रीमेंट टू सेल बनेगा? एग्रीमेंट टू सेल बनता है। उसके बाद कॉन्टिजेंट गुड्स के लिए भी एग्रीमेंट टू सेल बनेगा, लेकिन ये किसी ना किसी इवेंट या कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। इफ बट, अगर मेरे पास आ गई तो मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर टाइम पे बन गई तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। तो यानी कि अभी नहीं बेचा तो सेल नहीं है, क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद डिलीवरीज देखी थी, 3 तरह की डिलीवरी थी। पहली एक्चुअल डिलीवरी, जहां पे फिजिकली आप गुड्स को पास ऑन कर देते हो वन टू अनदर। फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या था, जो हमने नॉर्मल पढ़ रखा था एजेंट वगैरह के थ्रू। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था मेरी गुड्स हाँ है, मैंने परचेज कर ली, फिलहाल के लिए अपने गोदाम में रखो, या तो मैं कल को ले जाऊंगा, टेम्पू नहीं है बाद में मेरा आएगा, ठीक है, कि कोई मैंने डायरेक्टली किसी कस्टमर को बेच दी वो ले जाएगा। यानी कि मैंने आपको पैसा दे दिया, गुड्स खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अभी के अभी डिलीवरी नहीं उठाई, वो अभी सेलर की कस्टडी में है, लेकिन बाकी सारी सेटलमेंट डीलिंग हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तीसरा था सिंबॉलिक, जहां पे आप चाबियां दे देते हो, कोई लेटर दे देते हो, कोई मेजर डॉक्यूमेंट दे देते हो, उसके थ्रू आप डिलीवरी पास ऑन कर देते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट टू टाइटल था। डॉक्यूमेंट टू टाइटल का मतलब क्या था? ओनरशिप ऑफ गुड्स, यानी कि हर चीज का एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है? रजिस्ट्री। शेयर्स अगर किसी कंपनी के खरीदने हैं तो उसका डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। आपने मार्केट में एसी खरीदा तो उसका डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है? इनवॉइस यानी कि बिल। तो गाड़ी खरीदी, आरसी। तो ये डॉक्यूमेंट टाइटल है। फिर इसमें दो डिफरेंस है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ओरिजिनल होता है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल फिलहाल के लिए उसका नाम किसी और का नाम डाला हुआ है हमने डॉक्यूमेंट पे, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, सामने वाले किसी और की है। तो जिसके नाम पे है वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, वो दिखा सकता है, उसका बेनिफिशियल ओनर नहीं है। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कौन होता है? एक्चुअल में शेयर होल्डर। आगे आ जाओ, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन नंबर 4। एक्ट खत्म करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 4। सेल और एग्रीमेंट टू सेल ऑलरेडी वैसे बताऊं तो कर चुके हैं, 2-3 बार रिपीटेशन में आने वाला है। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स। क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा था ये वाला एक्ट कहां से उठ के आया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठ के आया। तो जब आप सेल परचेज का डिसीजन कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सेलर ट्रांसफर कर देता है या फिर एग्री कर देता है ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, मतलब कि जो गुड्स की प्रॉपर्टी या ओनरशिप है एक से दूसरे को चली जाएगी। देयर में बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वन पार्ट ओनर एंड अनदर, यानी कि कोई सामान दो बंदों के नाम पे है, एक बंदे के पास अथॉरिटी है वो भी बेच सकता है। जल्दी से लाइन याद करना, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की लाइन याद कर पाओगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो यानी कि 2-3 चीजें आ रही हैं यहां पे, देखो ध्यान से। एक आ रहा है ट्रांसफर, एक आ रहा है प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है कि अब आप इसके ओनर बन गए। एक आ रहा है बायर को, एक आ रहा है प्राइस। ये 4 चीजें, ट्रांसफर या एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर द प्राइस। जल्दी याद करना, ट्रांसफर या एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, किसको? बायर को, फॉर द फ्री या फॉर द प्राइस?
for the price. There may be a contract of sale between one part owner and another. पार्ट ओनर समझते हो ना, ये प्रॉपर्टी हम दो जनों के नाम पे है, फिलहाल के लिए वो अवेलेबल नहीं है, मैंने बेच दी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, एब्सोल्यूट मतलब नो कंडीशन, नो टर्म्स एंड कंडीशन, या कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल मतलब अगर यार ये मेरी चीज सही हो गई तो मैं बेच दूंगा, तुम अगर 5 तारीख से पहले आ गए तो बेच दूंगा। एब्सोल्यूट का मतलब मौके पे पड़ी है, ले जाओ, टाटा बाय बाय, बेच दी। कंडीशनल का मतलब 5 तारीख से पहले आ जाना, 5 बजे से पहले आ जाना। उसके बाद वेयर द, पहला हो गया वो ऊपर वाले को ना हम इसको टाइटल देंगे सेल का। ये क्या की हेडिंग हुई है हमारी, सेल की। अगली हेडिंग बनाओ, हेडिंग नंबर 2, वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर। कह रहे हैं सेल में क्या होता है, एक से दूसरी जगह जाती है, इसको बोलेंगे सेल। वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी टेक प्लेस एट फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कर रहे हो तो एग्रीमेंट टू सेल है। आपने बोला यार 2-4 दिनों के बाद देना, एग्रीमेंट टू सेल है, कोई नया है नहीं है। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। तीसरा पॉइंट, कब एग्रीमेंट, इधर देखो, कब एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है सेल, जब लास्ट में सामान दे दोगे। एग्रीमेंट हुआ 10 तारीख को कि 15 तारीख को सामान दे दूंगा, 15 को दे दिया, 10 तारीख को, आज क्या चल रही है, 10 जून बोल लो, आपने बोला 15 जून को दे दूंगा, 10 जून को आपने क्या किया, एग्रीमेंट, यहां पे आपने उसको डिलीवरी दे दी, तो ये कहां पे कन्वर्ट हो गया, सेल में। तो यहां पे क्या था, एग्रीमेंट टू सेल। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टेक्निकल है। 10 जून को क्या है, एग्रीमेंट टू सेल, 15 जून को क्या हो गया, सेल। व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल, कब बनती है, व्हेन द टाइम इलैप्स, जो आपने 5 दिन का टाइम दिया था, 5 दिन खत्म हो गए, या जो कंडीशन थी फुलफिल हो गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, खत्म। आगे सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लेना अपने आप, ठीक है जी। कंडीशन पे आ जाओ, लो जी वही वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल पे सर ये वाला, ये ऊपर वाला ही जो भी आप ऊपर पढ़ के नहीं आए उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर बिल्कुल सेम निकला तो बाद में आप अपने आप इसको लिख देना, रिपीट अभी मत लिखना, जब एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। जो लाइनें रिपीट होंगी चाहे काट देना या लिख देना। एग्जाम्पल, एक्स कह रहा है वाई को 10 तारीख को मैं तेरे को क्या बेच दूंगा, अपनी कार, तो दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। हमने 10 तारीख को ठेका मुकाया, क्या का एग्रीमेंट मुकाया कि तेरे को मैं 10 अक्टूबर को बोला कि 10 नवंबर को दे दूंगा, तो क्या ये सेल है कि एग्रीमेंट टू सेल है। व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम, हो गया ना, हो गया, ये वाला भी हो गया, रिपीट, काट दो इसको, काट दो। सर कितना मजा आता है ना काटते हुए, ठीक है। फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट, अगला हेडिंग है एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, ये हेडिंग है आपकी। एलिमेंट मस्ट कोएग्जिस्ट, क्या क्या होना चाहिए, आजो भी आजो, 6 है। सबसे पहले कहना है 2 पार्टियां होनी चाहिए। हे मिस्टर तरुण मोंगिया, मिस्टर सी तरुण मोंगिया को ये रिमोट बेच डाल। मुझे बताओ क्या मैं बेच डाल सकता हूं, नहीं। मैंने अपने आप को रिमोट बेचा, एक जेब से पैसे उठा के दूसरे में दे दिए, या अपने ही गूगल पे एसबीआई से एचडीएफसी में डाल दिए, क्या ये सेल होगी। सबसे पहला क्या हुआ, 2 पार्टियां। सर ऐसी ऐसी वाहियात बातें लिखते हुए क्या लोग को, इतने बड़े बड़े बंदे बैठे हैं, उनको हंसी नहीं आती। बेटा हंसी तब आती है जब ओ माई गॉड मूवी में परेश रावल भगवान के ऊपर केस करता है, तो तुम समझो दीन दुनिया कहां पे पहुंच गई है भाई। पता नहीं कुछ भी करते रहते हैं, तो ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है कोर्ट कचहरी में या गवर्नमेंट ऑफिसर को, ठीक है, जजेस को, तब जाके वहां पे ये कंडीशंस बनती होती हैं कि, मतलब आप खुद सोचो यार, कल को तुम्हारा दिमाग फिर गया, अनसाउंड माइंड हो गए, आपने बोला मैंने ना अपने आप को ना सामान बेचा था 1 करोड़ का, ये मेरे को पैसे नहीं दे रहा, मेरे पैसे निकलवा के दो जी इससे। तो ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, हमें बहुत ज्यादा दिमाग खराब में नहीं जाना। क्या बोला, 2 पार्टियां होनी चाहिए, 2 पार्टियों के नेम बोलो। 2 मस्ट बी डिफरेंट पर्सन, हाँ हाँ हाँ, इधर हम क्या लिखेंगे, हा हा हा, लिखो जी। सर हम हंसी लिख देते हैं, तो हंसी थोड़ी बड़ी बनाना। सर कैसी हंसी बनाएंगे, सबसे पहले इधर पहली हेडिंग डालेंगे 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है, साथ साथ हम कीवर्ड्स लिखते चले जाएंगे, और साथ में लिखेंगे हा हा हा। अ पर्सन कैन नॉट बी बोथ द सेलर एंड बायर एंड सेल हिज गुड्स टू हिमसेल्फ।
मैंने तो नहीं बोला ना, मैंने बोला है, पढ़ के बोला है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स नेसेसरली बी गुड्स। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होनी चाहिए? पहले यार 2 पर्सन होने चाहिए। क्या इन्वॉल्व होना चाहिए उसको बोलते हैं टेक्निकली, जो सीए टाइप के लोग होते हैं ना पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, वो ऐसे नहीं बोलते भाई साहब गुड्स होनी चाहिए, वो कहते हैं भाई साहब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इसका सब्जेक्ट मैटर है भाई साहब गुड्स होनी चाहिए। गुड्स कौन सी होनी चाहिए? मूवेबल। कौन कौन सी हो सकती है? एग्जिस्टेंस हो सकती है। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होंगी? जो उसी टाइम सेलर के पोजेशन में होंगी, कल पढ़ के आए थे। या फिर फ्यूचर गुड्स हो सकती हैं जो कल को दे सकते हैं। तो पहला 2 पर्सन होने चाहिए, फिर गुड्स होनी चाहिए। गुड्स कौन कौन सी होनी चाहिए? एग्जिस्टिंग भी हो सकती हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे टाइटल याद रख लेना। तीसरा, प्राइस इन मनी, पैसा होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए? प्राइस होना चाहिए, मोनेटरी प्राइस होना चाहिए उस गुड्स का। बार्टर सिस्टम करोगे तो हम इसको सेल की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। सर आप हमें ट्यूशन पढ़ा दो, हम आपके घर ठेकेदारी का काम कर देंगे, हम आपको पाइप बेच देंगे, हम आपको चीनी बेच देंगे। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब प्राइस इन मनी, प्राइस मनी की फॉर्म में होना चाहिए, नोट इन काइंड। शुड बी या तो पेड होना चाहिए, शुड बी पेड का मतलब कैश दे दो, या प्रोमिस यानी कि क्रेडिट पे दे दो। बट देर इज नथिंग टू प्रिवेंट द कंसिडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड। निकालना जी, देखें आपकी अंग्रेजी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं हम। रहन दे भाई, कहां पढ़ के आया था? चंडीगढ़ में, ठीक है, इंग्लिश कमजोर है। आगे बोलो जी। बट नथिंग इन द प्रिवेंट द कंसिडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड, यानी कि कंसिडरेशन, प्राइस कैन बी, नहीं नहीं, प्राइस कैन बी पार्टली इन कैश एज वेल एज पार्टली इन काइंड। ये है इसका मतलब। वो कह रहे हैं प्राइस कंसिडरेशन इन काइंड नहीं होना चाहिए, पर उसका ये मतलब नहीं है कि काइंड प्लस कैश नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का हमने सामान बेचा, वो कह रहा है एक काम करते हैं, मेरे पास ना एक बाइक खड़ी है 50,000 की, अभी मेरी बाइक रख लो, बाकी 50,000 कैश में दे दूंगा, चलेगा? पढ़ के देखो, नथिंग प्रिवेंट द कंसिडरेशन, किस चीज को हम नहीं रोक रहे, फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी पार्टली इन कैश चल सकता है। यानी कि कंसिडरेशन ओनली इन काइंड नहीं होना चाहिए। कैश हो सकता है, हो सकता है, कैश प्लस काइंड हो सकता है, हो सकता है। चौथा, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस। अगला हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। पहला था 2 पर्सन होने चाहिए, दूसरा था सब्जेक्ट मैटर गुड्स होने चाहिए, तीसरा है प्राइस मोनेटरी या फिर मोनेटरी प्लस काइंड होना चाहिए, मोनेटरी या फिर मोनेटरी प्लस काइंड। चौथा बोल रहे हैं ट्रांसफर होना चाहिए, तभी तो सेल माना जाएगा। सर पढ़ क्या रहे हैं? सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय एन ऑफर टू बाय या सेल पार्टी, और बट ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब एक बंदा एक्सेप्ट करेगा, दूसरा बंदा बेच रहा है। पांचवा पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? एब्सोल्यूट या फिर कंडीशनल। ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए, अदर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना कुछ एलिमेंट होते हैं, कंसिडरेशन होना चाहिए, 2 पार्टी होनी चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, बाद में पैसे दे दे। तो कहते हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए, बाकी ऊपर वाली 5 चीजें, अदर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी चाहिए। जैसे कि फ्री कंसेंट, बंदूक रखी भाई साहब मेरे से चीनी खरीद, नहीं तो गोली मार दूंगा। भाई साहब वो चीनी क्या तुम्हारी दुकान खरीद लेगा अगर तुमने बंदूक रख दी? ठीक है जी। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, लीगैलिटी होना चाहिए, मतलब पाउडर बेच सकते हो, चिट्टा पाउडर नहीं बेच सकते, है ना? तो ये कंडीशन होनी चाहिए। चले जी आगे, क्या पॉइंट निकल गया? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या होने चाहिए? 2 पर्सन, बायर और सेलर। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर क्या होनी चाहिए? गुड्स, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। तीसरा, प्राइस, प्राइस कौन सा होना चाहिए? तो मोनेटरी या फिर मोनेटरी प्लस काइंड। ठीक है। चौथा, ट्रांसफर होना चाहिए। पांचवा, कंडीशनल या एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सिक्स, अदर एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जैसे कि पार्टियां फ्री फ्रॉम कंसेंट होनी चाहिए, लीगल मैटर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पगले के साथ मत कर लेना, कोई पगला आया आपने उसको BMW बेच दी, ठीक है, बाद में कह रहे हो पगला मेरे पैसे नहीं दे रहा। भाई असली पगले तो तुम हुए। अगला, सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस। पॉइंट नंबर 1, बेसिस याद करने होते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट, बेसिस याद करने होते हैं। सर एक बार और रिपीट, बेसिस पेपर में याद करके लिखने भी होते हैं। ओके ओके। सेल और एग्रीमेंट टू सेल का मीनिंग,
कह रहे हैं इसमें इमीडिएटली सामान भेज देंगे, इसमें फ्यूचर डेट पे भेजेंगे। सर पहला हो गया। सर आपका ठीक है, आप एक वर्ड लिखवा देते हो, टेस्ट में कहते हो पूरा सेंटेंस लिखो। मुझे क्या, मैं पूरा पूरा याद करा देता हूं, बैठो 3 बजे तक। पढ़ना तो अपने आप पड़ेगा, टीचर समझा रहा है, रट्टा नहीं लगवा रहा। ठीक, फिर भी हम याद करने का ट्राई करते हैं। सेल में क्या होता है, प्रॉपर्टी इन गुड्स पास वन टू अनदर इमीडिएटली, पास वन टू अनदर इमीडिएटली। यहां पे प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू बायर इन फ्यूचर डेट या फिर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन कुछ भी हो सकता है यार, कि आप ये वाला काम करके आओ, मुझसे सामान ले जाओ। ठीक है जी। नंबर 2, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि सेल है, पैसा दे दिया, डिलीवरी हो गई, मतलब काम हो चुका है। क्यों? क्योंकि कंसीडरेशन, पैसा पे कर दिया, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। सर क्या है एग्जीक्यूटरी? मतलब परफॉर्म करना है। मैंने बोला भाई साहब मेरे लिए एक हफ्ते बाद ये सामान मंगवा देना, वो कहता अभी है नहीं, पीछे से आ रहा है, पैसे नहीं दे के आया अभी। हो सकता है एडवांस थोड़ा बहुत दे दिया हो, पैसे नहीं दे के आया, तो क्या कंसिडरेशन पेड है कि टू बी पेड है? पढ़ के देखो, एग्जीक्यूटरी है, कंसिडरेशन टू बी पेड। मुझे नहीं लगता कि बहुत टेक्निकल चीजें हम कर रहे हैं। तीसरा, रेमेडीज फॉर ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो क्या होगा? सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स बिकॉज द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। मतलब क्रेडिट का केस है ये। क्या आपको समझ में आया मैंने क्यों लिखा है क्रेडिट का केस? सेल में क्या, जो हम सेल पढ़ रहे हैं, क्या सामान जा चुका है? जा चुका है। क्या पैसा आ चुका है? पता नहीं है एग्जैक्ट पैसा आ चुका है। सर ऊपर तो लिखा था कंसीडरेशन हैज बीन पेड। यार कंसीडरेशन अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, पेड भी था, प्रोमिस भी था, याद आया है? तो ये कंसीडरेशन हैज बीन पेड का लिटरल मतलब मत निकालना। यहाँ पे लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं चल सकती। लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसा लिखा वैसा रट्टा मार लो। कंसीडरेशन पेड का मतलब है, ऊपर पढ़ के आए हैं आप, ऊपर पढ़ के देखो, पेड या प्रोमिस। तो आप सामान उधार पे भी तो बेचते हो मार्केट में, क्या नहीं बेचते क्या? जो बड़े बड़े डीलर होते हैं, 2-2 3-3 महीने की उधार चल रही है, उस केस में सेलर बायर के ऊपर केस कर सकता है अगर उसके पैसे ना दिए। यहां पे देखो यार, एग्रीव्ड पार्टी। सर कौन सी पार्टी? क्या होता होगा ये जो इन्वॉल्व है? और कोई नहीं? जो ना 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 कोई और? किसी को पता? हाँ ये ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, एज पर निकुंज, जो जूझ रही है। क्या कर रही है? जूस नहीं बेटा, जूझ रही है। एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है। हाँ, एग्रीव्ड पार्टी यानी कि सफरिंग पार्टी, यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है, यानी कि जिसको या तो पैसे नहीं मिले या जिसने गुड्स बेची हैं वो सही नहीं बेची, डैमेज। एग्रीव्ड का मतलब जिसके साथ गलत हुआ है। ठीक है जी। एग्रीव्ड पार्टी हमेशा सेलर या बायर होगी? कोई भी हो सकती है ना। तो कह रहे हैं एग्रीव्ड पार्टी दूसरे को डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है, केस कर सकती है, बट नॉट फॉर द प्राइस अनलेस द प्राइस वाज पेबल। अगर तुमने पैसा दिया ही नहीं, बायर ने पैसा दिया नहीं, ठीक है, और बायर कह रहा भाई साहब मैं तो बहुत एग्रीव्ड हूं। एग्रीव्ड को हिंदी में बोलते हैं पीड़ित इंसान। क्या बोलते हैं? पीड़ित। क्या बोलते हैं? पीड़ित। तो वो कहता है कि भाई साहब गुड्स तो मिली नहीं, पैसा दिया नहीं। अब पैसा दिया नहीं, क्या उसके लिए केस कर सकते हैं? नहीं। या तो तुमने पैसा दे दिया होना चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर का सामान नहीं पहुंचा तो केस कर लो। सेलर कब केस कर सकता है? थोड़ा बहुत सामान पहुंचा दिया, एंड में मुकर गया, पैसे दे नहीं रहा। पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल में इमीडिएटली चला जाता है, वहां पे फ्यूचर डेट में जाता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूटेड है, कंसिडरेशन पेड है, वो एग्जीक्यूटरी है, कंसिडरेशन पे करना है। रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर किसी ने कोई ब्रीच, ब्रीच मतलब तोड़ना, रेमेडीज मतलब क्लेम मिलना, रेमेडी का मतलब होता है क्लेम मिलना। तो किसको क्लेम मिलेगा? यहां पे सेल वाले में सेलर केस कर सकता है अगर वो पैसे नहीं दे रहा, वहां पे कोई भी एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है। नंबर 4, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी, अ सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज लाइबिलिटी ऑफ द बायर। क्योंकि यहाँ पे आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ बायर क्यों बोला? क्योंकि सामान बिक गया है ना। सामान जब बिक गया है तो कल को अगर गुड्स खराब हो जाती हैं, क्या सेलर की जिम्मेवारी है? क्या तुम एसी लेके जा रहे हो, एसी के पैसे दे दिए, बिल तुम्हारे नाम पे कट गया, हमने बोला था अच्छे टेम्पो वाले को बुलाओ, आपने बोला नहीं जी, बैठ भाई आगम पीछे एक्टिवा में पकड़ के बैठ जा एसी। अब एसी एक्टिवा पे बैठ के जा रहे हो तो
कांड तो होना ही है ना। अब रास्ते में एसी गिर गया, दुकानदार के पास जाओगे क्या? नहीं जा सकते। ये वो चीज है। सब्सिक्वेंट लॉस, सेल के केस में अगर बाद में लॉस हुआ, आगम की दुकान से कपड़े लेके गए तब तो ठीक थे, कपड़े पहनने लगे ठा हो गए। तो जब कपड़े ठा हो गए, आगम कहता भाई साहब जैसे दुकान के बाहर कदम रखा हमारी कोनो जिम्मेवारी नहीं है। क्या ऐसे ही होता है मार्केट में? सही बात है, बंदे मानते नहीं, लो लिख के दिखा रहा है भाई। सही बात है तो ठीक है, लो ने लिख दिया, कल को केस होंगे तो ये वाला पॉइंट उसके मुंह पे मारने है। ठीक है आगम, तूने अपने बायर के मुंह पे, आगम कहता बायर के मुंह पे, जैसे वो पेमेंट कर देता है हम तो खुद उसके मुंह पे मारते हैं। चल भाई अब आगे बता कब आएगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में देखो, एग्रीमेंट टू सेल में बड़ा अच्छा पॉइंट है। सच लॉस या डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स लिख लो यहां पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कल को। इज द लाइबिलिटी ऑफ सेलर, बताओ जी ऐसा क्यों? क्योंकि सामान डिलीवर नहीं हुआ, पैसों की बात नहीं है यहाँ पे, अभी सामान अभी तक फ्यूचर डेट में जाना है ना। हमारे पास पड़ा पड़ा गल गया, बारिश आ गई खराब हो गया, तो क्या बायर की जिम्मेवारी है? नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, जेन्युइन पॉइंट है। बर्डन ऑफ रिस्क, यहाँ पे बर्डन ऑफ रिस्क चला जाता है बायर के पास, क्योंकि माल बिक गया है। जिसकी प्रॉपर्टी, अब उसका रिस्क है, अपने आप संभाल लो। यहाँ पे सेलर का है, क्योंकि अभी माल फ्यूचर में जाना है, अभी तो मेरा है ना। बायर कहेगा मुझे थोड़ी पता है यार, रास्ते में टेम्पो में खराब हो गया, तूने एग्रीमेंट मुझे कल को देना है ना, मुझे तो सही सामान दे। एग्रीमेंट टू सेल में अगर सामान खराब हो गया, या रिस्क किसका चल रहा है? सेलर का। नेचर ऑफ राइट, क्रिएट जज इन रैम मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और यहाँ पे राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पार्टी। यार आप इसको ना होल वर्ल्ड का मतलब समझ लो, कहीं से भी बायर उठ के आएगा, पूरी दुनिया में से कहीं से भी उठ के आ जाएगा, इसकी ना इंटरप्रिटेशन निकालनी पड़ेगी, रट्टा नहीं मरवा सकता, एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं निकल सकता। सेल में पूरी दुनिया में से कहीं से भी बायर आ सकता है ना, तो वहां पे राइट अगेंस्ट द वो बायर होएगा। यहाँ पे कंसर्न्ड पार्टी होएगी, जो जो पार्टी में डील चल रहा है, जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। ठीक। राइट ऑफ रीसेल, क्या बाय सेलर जो है, देखो राइट ऑफ रीसेल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बोला नहीं, आगे हेडिंग में लिखा है जो सामान आपने बेच दिया, सेलर ने बायर को बेच दिया, अब वो सामान किसके पास पड़ा है? बायर के पास। क्या सेलर बेच सकता है? रीजन, क्योंकि बायर क्या है, क्योंकि सामान किसका है? बायर का। तो सेलर कैन नॉट रीसेल। यहां पे सेलर बेच सकता है अगर वो टाइम पे या कंडीशन पूरी नहीं करता। एट्थ, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर और बायर, सेल में देखो आपने सामान बेच दिया है, सामान बेच दिया, बायर के पास सामान चला गया, समझ लो उधार पे, कह रहे हैं अगर उसी दौरान, सर कैसे एक बार बताना, 10 तारीख को सामान बेचा, पैसे मिलने हैं 30 अप्रैल को, आपने सामान सेल किया, एग्रीमेंट नहीं, क्या लिखा है मैंने? सेल। आप इसको ऐसे समझो क्रेडिट पे सेल किया है। ठीक। 25 तारीख को, 25 को सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है, सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है। जब जब सेलर इंसॉल्वेंट होएगा, कोर्ट कचहरी में इन्होंने इंसॉल्वेंसी की अर्जी डाल दी। इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा नहीं होता मैं आज से इंसॉल्वेंट हूं, मैंने इतने सारे बंदों के पैसे देने हैं, बैंक का लोन देना है, मैंने दुकान के बाहर A4 का पेपर लगा दिया, आज से मैं इंसॉल्वेंट हूं, ऐसा नहीं होता। कोर्ट कचहरी में अर्जी डाल के ऑफिशियली बनाना पड़ता है। अब केस समझो, 10 तारीख को सामान बेचा, 30 तारीख को पैसा आना था, ड्यूरिंग द 20 दिन सेलर इंसॉल्वेंट हो गया। तो सेलर जैसे इंसॉल्वेंट होता है ना, तो फिर एक ऑफिशियल असाइनी आता है गवर्नमेंट का, सेलर की दुकान का सारा कब्जा उसके पास आ जाता है, प्रॉपर्टी वही बेचेगा, लाइबिलिटियों को वो पे करेगा। कहानी समझ में आई? अब पढ़ते हैं पॉइंट क्या कहता है। कहते हैं जो ऑफिशियल असाइनी आया है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर, कौन? गवर्नमेंट ऑफिसर विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स। सेल के केस में वो गुड्स को दोबारा नहीं ले सकता। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो बायर के पास है। तो आंसर भी ऐसे आना चाहिए जैसे अन्नू ने जवाब दिया, वो तो बायर के पास है, आना ही चाहिए ना। सोच के देखो यार, क्या कह रहे हैं, जो ऑफिशियल असाइन नहीं है, अगर उधार पे सामान बेचा, सिर्फ पैसा मिलना बाकी है ना, तो कह रहे हैं वो नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। क्योंकि बायर हमारा कौन था? डेटर, और डेटर से हमने गुड्स थोड़ी वापस लेनी है, सामान वापस लेना है, पैसा वापस लेना है। जबकि यहां पे ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर द कंट्रोल। अगर एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल में अभी सामान किसके गोदाम में पड़ा है? सेलर के गोदाम में। और सेलर बीच में क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। माल डिलीवर कब करना था? 30 अप्रैल को।
बीच में ही वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो जो ऑफिशियल असाइनी आएगा वो गुड्स के ऊपर कंट्रोल ले सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तो सामान बेचा ही नहीं, तो ये अपने हिसाब से बेच के लाइबिलिटियों को पे करेगा। तो पॉइंट थोड़ा सा लॉजिकल था, ये वाला डायग्राम आपने बना के चलना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा आगे। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है इस इन बिटवीन ऑफिशियल असाइनी, देखो बायर यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है, ऑफिशियल असाइनी अब कहां पे आएगा, बायर की दुकान पे। सामान किसके पास पड़ा है सेल के केस में, बायर के पास, तो वो कंट्रोल ले लेगा गुड्स के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल असाइनी जो आया है सरकारी बंदा बायर की दुकान में बैठेगा, कहेगा अब सारी प्रॉपर्टी के ऊपर मैं कंट्रोल करूंगा, ओनर नहीं हूं मैं, कंट्रोल करूंगा, बेच बेच के पैसा मिलेगा तेरे क्रेडिटर को या बैंक वालों को या टैक्स का भरता चला जाऊंगा। जबकि यहां पे विल नॉट हैव एनी कंट्रोल, बताओ क्यों? क्योंकि सामान बायर के पास है ही नहीं, तो कंट्रोल कैसे आएगा? ठीक है जी, तो ये 9 पॉइंट थे, आगे आ जाओ। सेल और एग्रीमेंट टू सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। मेरी काली एक्टिवा दे, मैंने गेड़े मारने हैं, मैं काली एक्टिवा लेने गया, काली एक्टिवा लेने दे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बोला कि एक काम करो 1 साल की ईएमआई बना लो। मेरी काली एक्टिवा की मैंने 12 ईएमआई बना ली, पैसा नहीं था देने के लिए। 1 लाख रुपए की एक्टिवा थी, उसने बोला 10,000 रुपया पर मंथ, मैंने कहा ओके। बोलो जी पहली ईएमआई कब जाएगी, पहले महीने। दूसरी ईएमआई, टोटल 12 ईएमआई, टोटल पैसा बताओ कितना गया, 1,20,000। सेलर ने एक्टिवा बेची किसको, बायर को। आज से इसको बायर अभी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हायर परचेजर, हायर बायर बोलेंगे, हायर परचेजर, हायरर, हायरर सर क्या, हायरर, ठीक है जी। अब मुझे बताओ यहां पे काली एक्टिवा तो पास ऑन हो गई, मेरी काली एक्टिवा पास ऑन हो गई, सेलर कह रहा है बायर को, ये ईएमआई भरने लगा यहां पे। मुझे बताओ मालिक कौन है एक्टिवा का, पहले महीने, दूसरे महीने, चौथे महीने, 6वें महीने? बायर है। क्यों? क्योंकि एक्टिवा किसके पास पास ऑन हो गई, बायर के पास, तो वो हायरर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे हो बायर, बायर जो है वही ओनर हो गया, मालिक हो गया, यही क्वेश्चन पूछा था ना मैंने। 6 किस्तें देने के बाद क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल होता है, उसके बाद पैसे नहीं होते, वो देता नहीं है, फिर कौन उसका कब्जा कर लेता है, सेलर। सेलर उसका कब्जा कैसे कर सकता है, ओनर तो बायर है, क्योंकि पैसे पूरे नहीं दिए, फिर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन जब कोर्ट कचहरी में केस गया, आरसी तो बनी हुई थी बायर के नाम पे, ओनर कौन है, तो आप ले नहीं सकते। इसीलिए जब स्टार्टिंग में ये केसेस आए तो प्रावधान क्या रखा गया, प्रोविजन रखा गया, टिल द लास्ट पेमेंट इज मेड ओनर विल रिमेन द सेलर। क्या ये बात समझ में आती है? तभी तो वो कब्जा कर पाएगा। तुमने कोई किस्तें बीच में तोड़ दी और सेलर जब रिकवरी करने गया कोर्ट कचहरी में, लीगल केस के हिसाब से तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि आपने बोला ओनर कौन है, बायर। बायर यहाँ पे ओनर नहीं होता, हायर बायर होता है, हायरर बायरर, हायर परचेजर बोलते हैं इसको, हायरर बोलते हैं। वो तब तक ओनर बनेगा, तब ओनर बनेगा कंप्लीट जब वो अपनी लास्ट ईएमआई पे कर देगा। लेकिन एक्टिवा तो सेल हुई है, तो हम इसको सेल मानेंगे कि हायर परचेज की ट्रांजैक्शन बोलेंगे, हायर परचेज की ट्रांजैक्शन। इसके ऊपर सीए इंटर में पूरा फुल फ्लैज चैप्टर है, तोते उड़ेंगे तोते, मुझे याद करना, मेरे लिए तो इतना ही है, मैं तो सीए इंटर का अकाउंट्स पढ़ाता नहीं, तो हायर परचेज मैं तो कराता ही नहीं। तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा 6 महीने के बाद, तब मजा आएगा, मेरे को बड़ा मजा आएगा। तुम मुझे रोने वाली स्माइली भेजना जिस दिन हायर परचेज शुरू करोगे, पहले 4 दिन कहोगे यस बड़ा अच्छा चैप्टर है, 5वें दिन तुम मुझे स्माइली भेजोगे, सर यार चैप्टर क्या है आप करा दो, फिर मैं कहूंगा ना भी ना। पढ़ते हैं जी सेल एंड हायर परचेज है। इंटर का अकाउंट्स आप क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि मेरे को आता ही नहीं, मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता। सेल एंड हायर परचेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ध्यान से पढ़ो जल्दी, रिजेंबल विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज। अभी अभी तो लग रहा है ना दोनों में क्या हुआ है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पहले नंबर पे काली एक्टिवा पास हो गई, दूसरे नंबर पे ईएमआई जाती रहती है। तो ये मेरे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज है, ना कि सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज है, नोट द सेल। सेल कब ट्रीट किया जाएगा, लास्ट पेमेंट के बाद। पढ़ के देखो अब ध्यान से, क्या हम हायर परचेज अपने कॉमर्स के जीवन काल में पहली बार पढ़ रहे हैं कि पहले की कभी पढ़ा है, इको बिजनेस बीएसटी वगैरह में? फर्स्ट टाइम है, चलो ठीक है। तो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये तुम्हें पता है, ऊपर पढ़ के आए हैं, सामान खरीदना बेचना।
रिजेंबल किसके सिमिलर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज वेरी क्लोजली। इनडीड द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज, जब हमने हायर परचेज पे सामान बेचा ईएमआई पे, अल्टीमेटली तो मेरा मेन पर्पस क्या था? सामान बेचना ही। क्या ये बात समझ में आती है? सामने वाला कार एक्टिवा बेचना चाहता है तो ये लिखी है। हायर परचेज एग्रीमेंट आर गवर्नड बाय द हायर परचेज एक्ट, यानी कि इसके ऊपर कभी केस करना है, कब्जा करना है, जब ईएमआई टूट गई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। हायर परचेज एक्ट अलग बना हुआ है, उसमें पनिशमेंट या जो जो पॉइंट दिए हुए हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। द टर्म हायर परचेज एग्रीमेंट करना अंडरलाइन, हायर परचेज एग्रीमेंट मींस एन एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर। इसी बात के पैसे हैं, इसी बात के पैसे हैं। बताओ लेट ऑन हायर का मतलब क्या होता है? क्या गुड्स आर सोल्ड है? लेट ऑन हायर का मतलब है किराए पे दिया है। क्या किया है? किराए पे दिया है। तो टर्म क्या निकल के आ रही है? किराए या रेंट पे दिया है। लाइक वर्ड लगा देना, उससे हमारे थोड़े से पाप छुप जाते हैं लाइक लिखने से। लाइक ये क्या किया हमने? रेंट पे दिया है। लेकिन इसका पर्पस क्या था? पर्पस तो सेल ही था, एक्टिवा तो बेचना चाहते हैं ना। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक ईएमआई चल रही है तब तक की प्रोसेसिंग को बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? मतलब मैंने सामान खरीदा है, परचेज, क्या मैंने सच में सेल परचेज कर लिया कि भी हायर किया है? हायर किया। क्यों? क्योंकि सारे पैसे पे नहीं किए। तो इसको से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बोलते, हायर परचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। बोलना एक बार के लिए, हायर परचेज एग्रीमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? गुड्स आर लेट ऑन, ना कि सोल्ड। एंड अंडर विच हायरर, हायरर कौन होता है? बायर। हायर कौन हो गया? हैज द ऑप्शन टू परचेज देम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। कभी कभी आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से या दुकानदारी में सुना होगा कि हमने 12 ईएमआई बनवा ली काली एक्टिवा दे, या अपने घर की। कभी कभार जिंदगी में पैसे, जैसे तुम्हें हर महीने 10,000 दे रहे हो, कभी कभी तुम्हारी लॉटरी लग गई या पैसा कई बार इकट्ठा आ जाता है हमारे पास, हम कहते हैं यार इंटरेस्ट भरने से बेटर है इस बार 10,000 की जगह 40,000 भर दो, या 12 महीने की किस्तें हैं, 8वें महीने सारा पैसा दे दो, थोड़ा सा इंटरेस्ट बच जाएगा। क्या सुना हुआ ऐसा? तो कह रहे हैं हायरर के पास ऑप्शन होता है, आप उसको परचेज कर लो अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। मतलब उसमें लिखा होता है कि अगर आपको किस्तें जल्दी तुड़वानी है तो थोड़ा सा पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट बच जाएगा, आप वैसा भी कर सकते हो। तो जब फाइनल पेमेंट हो जाएगी आप हायरर से कन्वर्ट हो जाओगे बायर में। देखो क्या पढ़ते हैं, कह रहे हैं इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अंडर विच पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड। क्या पोजेशन बेची जाएगी, दी जाएगी? पोजेशन का मतलब होता है फिजिकली प्रेजेंस। जब मैं एक्टिवा दे रहा हूं, सेलर बायर को दे रहा है, तो मुझे बताओ पोजेशन किसके पास होगी? दुकानदार के पास या बायर के पास? नलैक भाई, तुम एक्टिवा लेने गए, तुम उसको 12 महीने किस्तें भी देते रहोगे, एक्टिवा क्या उसके शोरूम में खड़ी रहती है क्या? एक्टिवा किसके पास आती है? तो ये क्या लिखा हुआ है? पोजेशन। पोजेशन मतलब किसको ट्रांसफर कर दी? पोजेशन मतलब फिजिकल डिलीवरी। पोजेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल डिलीवर। तो एक्टिवा मुझे बताओ, आपने ईएमआई करवा ली, ईएमआई पे जब सामान लेके आते हो एक्टिवा शोरूम में खड़ी रहती है क्या? नहीं, एक्टिवा डिलीवर कर दी जाती है बाय द ओनर टू द पर्सन ऑन द कंडीशन दैट सच पर्सन पेज द एग्रीड अमाउंट इन द पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट। यानी कि ईएमआई देता रहियो। देख ईएमआई देता रहा, एक्टिवा तू ही चला, तेरे को दे दी, लेकिन ओनरशिप तुझे नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी इन द गुड्स। जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स है इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे ओनरशिप। जो इस गुड्स में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, यानी कि ओनरशिप हम तुझे कब पास करेंगे? पास टू सच पर्सन, पर्सन मतलब लिखो बायर, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट ईएमआई। मुझे नहीं लगता कि अगर हम लैंग्वेज या पहली बार अगर पढ़ रहे हैं कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं, डे टू डे रूटीन में हम ऐसा ही करते हैं। सच पर्सन हैज राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट द टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पास। तो जो बंदे ने ली है वो एग्रीमेंट तोड़ सकता है, वो कहेगा यार 4 ईएमआई मैंने दे दी। सच पर्सन को हम लिखेंगे बायर। वो कह रहा मेरे पास आगे पैसे देने के लिए है नहीं, तो टर्म कंडीशन में लिखा हुआ कि अगर आपने किस्तें बीच में तोड़ी हम एक्टिवा उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे पैसे भी वापस नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है। तो वो तोड़ सकता है। कब तोड़ेगा? जब उसके पास पैसे नहीं होंगे। सामान अगर उसका फेक निकल आया, डैमेज निकल आया, तो वो कहेगा भाई मैं तो नहीं भरता, जितना दे दिया दे दिया। डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला सेल और हायर परचेज का, यहां पे सेम है। देखो इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है। यहां पे प्रॉपर्टी इन द गुड्स, ऊपर क्या लिखेंगे? ओनरशिप।
यहां पे ओनरशिप कब ट्रांसफर करी जाएगी? लास्ट ईएमआई पे। मुझे नहीं लगता पहले वाले में टेक्निकल है। दूसरा, पोजीशन ऑफ द पार्टी, बायर, सेल वाले में बायर क्या हो जाता है? ओनर। यहां पे हो जाता है बेली। सर क्या बेली? हाँ बेटा बेली। बेली मतलब, बेली का मतलब होता है हमने कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्पस के लिए पोजेशन तो दे दी भाई साहब, मालिक मत समझ लेना अपने आप को, ठीक है, मालिक मत समझ जाना। तो आपको दिया है कुछ कंडीशन के लिए, मैंने कपड़े दिए प्रेस करने के लिए, भाई तुम इसके मालिक नहीं हो। मैं गाड़ी खड़ा के आया, सर्विस कर देना, शाम को ले जाऊंगा, तुम मालिक नहीं हो, तुम क्या हो? बेली। बेली का मतलब फिलहाल तुम्हारे पोजेशन में है, लेकिन कंडीशन क्लियर करने के बाद ओनर बनोगे। तो हायर परचेज में आप ओनर कब बनते हो? लास्ट इंस्टॉलमेंट में। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर कैन नॉट टर्मिनेट, जब सामान बिक गया, पैसा चला गया, क्या अब मैं दुकान से किसी से एसी लेके आ गया, 3 दिन बाद कहूंगा नहीं जी मेरे को नहीं चाहिए, वो कहेगा भाई साहब अब घर जाओ। ऐसा ही होता है ना, जब आप एसी लेके आ जाओगे तो दुकानदार 3 दिन बाद वापस करता है, कहता नहीं जी इंस्टॉल हो गया, तुमने तो चला लिया। जबकि यहाँ पे हायरर, ठीक है, वो टर्मिनेट कर सकता है बाय द रिटर्निंग द गुड्स टू इट्स ओनर विदाउट एनी लाइबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। सर कैसे? 12 में से 4 ईएमआई पे कर दी, आगे पैसे ही नहीं है। जब आगे पैसे ही नहीं है, वो कहेगा अपना सामान ले लो यार मेरे पास पैसे नहीं है, सेलर कहेगा 4 ईएमआई, फिर मैं पैसे नहीं वापस करूंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा होता है कि अगर आपने ईएमआई लास्ट पेमेंट से पहले तोड़ी, ठीक है, पोजेशन ऑफ गुड्स सेलर अपने पास लेके चला जाएगा और तुम्हारी जितनी किस्तें हैं वापस भी नहीं। सर अगर 11वीं किस्त के बाद हो जाए तब भी नहीं, कहेगा 11वीं किस्त हो गई है ना, एक कहीं से उधार ले ले मेरे को दे, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द बायर। फिर से वही, इन केस ऑफ क्रेडिट, अगर आपने ये वाला सामान उधार पे बेच दिया, अगर आपने इनके से सामान उधार पे बेच दिया, इंसॉल्वेंट कौन हुआ है देखना? बायर। क्या तुम्हें बायर पैसा दे पाएगा? तो रिस्क किसके पास है? सेलर के पास। सेलर ने बायर को सामान बेचा उधार पे, बायर कुछ दिन के बाद बैंकरप्ट हो गया, सेलर को पैसा मिलेगा नहीं, तो रिस्क की पोजीशन में कौन खड़ा है? सेलर। यहाँ पे ओनर टेक्स नो सच रिस्क इफ हायरर फेल्स टू पेमेंट, वो वापस ले जाएगा, वापस भी ले जाएगा और जो किस्तें आई हुई हैं वो भी रख लेगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब होता है आगे सेल करना। टाइटल का मतलब याद है? ओनरशिप। क्या आगे बेच सकते हैं? बायर कैन पास, यार बायर मालिक है, आगे बेचेगा, उसकी मर्जी है, मैंने एसी खरीदा मैं आगे बेच दूंगा। हायरर कैन नॉट पास, क्यों? क्योंकि वो उसका मालिक ही नहीं है। कब तक? लास्ट पेमेंट तक। तो बायर तो आगे अपना सामान बेच सकता है, हायरर नहीं बेच सकता। रीसेल, बायर तो कर सकता है, हायरर नहीं कर सकता। ये तो सर देखा जाए तो सेम पॉइंट हो गए ना। तो टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप आगे देना, चाहे फ्री में दो, ये होता है रीसेल। दोनों का काइंड ऑफ मीनिंग तो सेम है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल में आप फ्री में भी दे सकते हो अपने भाई बंधु को, मम्मी पापा को, हायरर में नहीं दे सकते, ठीक है। अगला सेल ऑफ बेलमेंट, क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल के सिमिलर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहला हायर परचेज, अगला बेलमेंट। बेलमेंट के दो लिखवा रहा हूं मैं, लिखो जी, बेलर, बेली। बेलर बेली, सर क्या क्यूट शब्द है, बेलर बेली। बेलर ने बेली को कोट पैंट दिया ड्राई क्लीन करने के लिए। आप मुझे बताओ, बेलर ने बेली को दिया, सर आप सीधा लिखो था ना, प्रेस वाला, हाँ हाँ भाई वही वही प्रेस वाला, प्रेस वाला या ड्राई क्लीनर वाला। आपने अपना कोट पैंट प्रेस करने के लिए दिया, ड्राई क्लीन करने के लिए दिया, बोलो किसकी प्रॉपर्टी है? बेलर की, जिसका कोट पैंट है। जिस बेली को दुकानदार को मिला किसी पर्पस के लिए मिला कि इसके ऊपर काम कर लेना। दूसरा एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, आपने कार सर्विस के लिए दी, ठीक है, इनसे तकड़ी एग्जाम्पल नहीं हो सकती। ये देसी एग्जाम्पल, ये विदेशी एग्जाम्पल, ठीक है। देसी एग्जाम्पल क्या है? कोट पैंट दिया, कपड़े प्रेस करने के लिए दिए, बेली को दिए, क्या बेली उसका मालिक बन जाएगा? बोलो। बेली को कुछ पर्पस सोल्व करके वो पैसा, वो क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा सामान, किसको? बेलर को। सेम ऐसे ही कार सर्विस कराने गए, सुबह छोड़ जाते हो, अगले दिन लेने जाते हो, मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ, सुबह छोड़ जाता हूँ, उसको बोलता हूँ यार शाम को ले जाऊंगा ऑफिस के बाद। क्या सर्विस स्टेशन वाला सामान कार के ऊपर काम करके वापस करेगा? कंडीशन हो सकती है, ठीक है, कि मुझे मेरे पैसे तो दो,
पैसे तो देने पड़ेंगे। ग्रेटिट्यूस और नॉन ग्रेटिट्यूस भी हो सकता है, सामने वाला कहेगा चल यार यारी दोस्ती थी, थोड़ा बहुत डैमेज था, फ्री फंड में भी हो सकता है, वो अपनी मर्जी है। तो सीधा डिफरेंस पढ़ लेते हैं इसका, आ जाओ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सर डिफरेंस किसके साथ है, चैप्टर क्या चल रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो सेल के साथ के डिफरेंसेस हैं क्या। जब आपने कार सर्विस स्टेशन में दी, कपड़े प्रेस करने के लिए दिए, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिया, 2 पर्सन है पड़ी, डिलीवरी हुई है पड़ी, क्या कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन मतलब पार्ट पेमेंट का हो सकता है उसके ऊपर काम करने का, सामान तो नहीं बेचा ना। तो इसलिए ये सिमिलर सी चीजें हैं जहां पे डिलीवरी भी हो रही है, 2 पार्टी भी इन्वॉल्व है, तो कह रहे हैं लेकिन वो सेल नहीं है। तो पहला क्या है, सेल का मीनिंग तुम्हें पता ही है, वो ट्रांसफर कर दी जाती है प्रॉपर्टी। इधर आ जाओ, ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, सिर्फ आपने फिजिकली सामने वाले को दे दी, कपड़े प्रेस करके दे दियो, ठीक है। लाइक सेफ कस्टडी, कैरेज, कैरेज में भी तो होता है सर, इसकी तीसरी एग्जांपल हम ऐसा भी लिख सकते थे, जो हमारा टेम्पो वो आना है, एसी आना है, तीसरी एग्जांपल एसी आना है, किस पे, टेम्पू पे, तो टेम्पू वाला मालिक बन गया, नहीं हमारे घर तक छोड़ जाएगा, हम उसको पैसे देंगे, वो हमें सामान वापस दे देगा। तो आपको बात समझ में आती है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। टेम्पू वाला, तो टेम्पू वाला कौन हुआ, बेली, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, रिटर्न ऑफ गुड्स, बोलो जी सेल में रिटर्न ऑफ गुड्स करनी होती है क्या, नहीं, क्या यहाँ पे रिटर्न ऑफ गुड्स करनी होती है, यस, जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। कंसिडरेशन, यहाँ पे तो कंसिडरेशन आपको पैसों में देना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेटिट्यूस या नॉन ग्रेटिट्यूस, ग्रेटिट्यूस मतलब ठीक है यार कोई बात नहीं आगे कर लेंगे, ना दिए भाई बंधु हैं, ठीक है यार कुछ ज्यादा नहीं था। नॉन ग्रेटिट्यूस में मतलब पेमेंट दो भाई मेरे को, तो मतलब कंसिडरेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तीसरा वर्क लेबर वाला, ये भी इसी के साथ निपट लिया। आपने घर बनवाने के लिए टाइल वाले को, बिजली वाले को, प्लम्बर वाले को सामान ला के दिया, आपने बोला ये मेरा घर है, ये टाइलें हैं, पत्थर है, पाइप है, बिजली का सामान है, 2 लाख रुपए का ध्यान से करियो। वो 2-3 दिन वहां पे दिहाड़ी करेगा, सारा सामान आपका लगा देगा, तो वो क्या है, लेबर वर्क। तो जब आप लेबर वर्क के लिए किसी को सामान देते हो, पहले सोचो 2 पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक मालिक एक मिस्त्री, 2 पार्टियां इन्वॉल्व हो गई। दूसरा आपने उसको गुड्स ट्रांसफर करी, क्या ये सेल है, नहीं, ये लेबर वर्क है, उसको पैसे दे देना वापस कर लेगा, खत्म। अगला टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनते हैं, जैसे आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो ना, सेलर बायर, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, पढ़ के देखो। सबसे पहला ऑफर टू बाय या सेल होगा, एक पार्टी कह रही है मेरे को बेचना है, दूसरी पार्टी कह रही है मेरे को खरीदना है, तो पहले बेचने खरीदने का होगा, प्राइस भी बीच में होना चाहिए, प्राइस जरूरी है, और एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, मैं बेच रहा हूं 500 रुपए का, तूने हाँ नहीं करी, आप लोगों ने हाँ नहीं करी, एक्सेप्टेंस करी नहीं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, नहीं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए, बायर सेलर बायर को बेचना चाह रहा है, प्राइस के बदले बेचना चाह रहा है, और सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है भाई मैं खरीदने के लिए रेडी हूं, वो कह रहा है मैं बेचने के लिए रेडी हूं। दूसरा, डिलीवरी इमीडिएटली भी हो सकती है, मे बी है ना, फ्यूचर में भी हो सकती है। सम देर में भी इमीडिएटली पेमेंट ऑफ प्राइस बट एग्रीड दैट फ्यूचर डेट पे गुड्स आप दे सकते हो। सर चल क्या रहा है बेटा, लो चल रहा है, क्या चल रहा है, लो में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, किस चीज का, सेल का, क्यों, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा है। जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा है, सेलर बायर को सामान बेच रहा है, तो कब बोलेंगे कि दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सबसे पहला एक बंदा बेचना चाह रहा है, दूसरा खरीदना चाह रहा है, क्या फ्री पे, नहीं प्राइस पे, क्या एक्सेप्टेंस चाहिए, दूसरा डिलीवरी कर देना, इमीडिएटली भी कर सकते हो डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट पे भी, फ्यूचर डेट पे भी कर सकते हो, इमीडिएटली डिलीवरी भी हो सकती है और साथ साथ पेमेंट भी हो सकती है। सर रिपीट पॉइंट है, इट में बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर, इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती हैं, वो तो आपकी मर्जी है ना, इंस्टॉलमेंट पे यानी कि उधार पे बना लिया, और सम फ्यूचर डेट पे भी हो सकती है। सर था तो कुछ भी नहीं, हाँ बेटा याद करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मुझे बताओ हमारे सेल में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, किस चीज की सेल परचेज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है बेटा, गुड्स, कौन से गुड्स लिखो, तो हमारे पास बस खत्म होने वाला है भाई, 5 मिनट का रह गया। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट मैटर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या है, सब्जेक्ट मैटर इज गुड्स, इधर दोबारा से लिखेंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स है,
कभी कभी ना ऐसी चीजें ना जो बिल्कुल जर्नल चीजें होती है ना, मेरे को अपने पढ़ाई वाले दिनों में ना क्या होता था, टेक्निकल चीजें समझ में आ जाती थी, फ्यूचर गुड्स क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है। जो ये बिल्कुल जर्नल चीजें हैं ना, जो बकवास होती थी, मेरे को समझ ही नहीं आती थी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, गुड्स है भाई। तो कह रहे हैं गुड्स कौन सी हो सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर गुड्स, गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर की गुड्स हैं वो कह रहे हैं इधर में भी एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकती हैं, फ्यूचर गुड्स भी। तो गुड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स, कौन सी गुड्स बोलना, और तीसरा बोला किसी कॉन्टिंजेंसी पे भी हो सकती है, तो कॉन्टिंजेंट गुड्स भी तो अपने पढ़ के आए थे, ठीक है। देयर में बी ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्विजिशन बाय द सेलर डिपेंड अपॉन द कंटिंजेंसी, मे और मे नॉट हैपन। देयर में बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर परपोर्ट टू इफेक्ट द प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स का भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स है, एग्जिस्टिंग भी फ्यूचर भी हो सकते हैं, कॉन्टिंजेंसी पे डिपेंड भी हो सकती हैं, एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकती हैं, या तो मैं हमने मौके पे बेच दी वो वाली गुड्स को, या एग्रीमेंट कर दी। अच्छे पॉइंट अब है, ऊपर वाले जर्नल पॉइंट थे, अब है की पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट्स हैं पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जहां पे तुम्हें थोड़ा सा नया पढ़ने को मिलेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पेरिशिंग का मतलब किसी को आता हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए होगे, पेरिशिंग मतलब खराब वाली। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही मैं यहां पे लिखता हूं ऐसे ऐसे, ठीक है, हमारा समझ लो कॉन्ट्रैक्ट इस दिन पे हो रहा है, पार्टी इधर आई है, इधर गुड्स मेरी पेरिश हो गई, इधर मेरी गुड्स पेरिश हो गई, तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड अवॉइडेबल, मतलब आप उसको छोड़ सकते हो, अवॉइडेबल, ठीक। आपने पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था इस डेट पे, पेपर में केस स्टडी आएगी, डेट लिखी आएगी, उससे पहले गुड्स अगर खराब हो गई, गोदाम में पड़ी पड़ी, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन उससे पहले ही खराब थी, क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं। पढ़ के देखते हैं, वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर, सेलर को पता नहीं था मेरे गोदाम में पड़ी पड़ी खराब हो गई है, पेरिश्ड हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, नो लॉन्गर आंसर टू डिस्क्रिप्शन, कह रहे हैं बस इस बात का और कोई जवाब नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। पहला लॉजिकल है, एग्जांपल पढ़ लेना, वही है। की पॉइंट नंबर 2, पहला क्या है, गुड्स कब खराब हो गई हैं, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, कह रहे हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ या एग्रीमेंट टू सेल, सेल यहां पे होनी है, सेल यहां पे होनी है, इन बिटवीन गुड्स पेरिश हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, सेल नहीं हुई, डिलीवरी नहीं हुई, पहले ही खराब हो गई। तो मुझे बताओ एग्रीमेंट टू सेल वाले में हम पढ़ के आए हैं डिफरेंस, किसका रिस्क रहता है, आप बता सकते हो, सेलर का रहेगा ना, क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में सामान कब बेचना है, थोड़ा सा बाद में, बाद में सामान उसके पास तो पूरा पहुंचना चाहिए, पूरा पहुंचा नहीं। पढ़ के देखते हैं, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट द फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर, सेलर की गलती भी नहीं थी, उसको भी नहीं पता था, बायर को भी नहीं पता था, नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि कौन जिम्मेवार होगा, बिफोर द रिस्क एग्रीमेंट देयरफॉर वॉइड। तो ये वाला एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइड, क्योंकि यार बायर कहता है मेरे तक तो सही सलामत सामान पहुंचाओ, मेरे को नहीं देखना एग्रीमेंट टू सेल से पहले सामान खराब है या सेल से पहले, बायर के पास तो नहीं पहुंचा ना। अगला, पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक, 4 गाड़ी में से मेरे को वही गाड़ी भेजना, डिस्ट्रिक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो सामान भेजना था फ्यूचर में खराब हो गया, क्या हो जाएगा, वॉइड। तो यानी कि एग्रीमेंट टू सेल या इधर फ्यूचर डेट, यहां पे फ्यूचर डेट या फ्यूचर गुड्स होनी चाहिए, फ्यूचर डेट या फ्यूचर गुड्स, ठीक है जी। फिर से इन बिटवीन अगर आपका खराब हो गया तो वॉइड है। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस कैसे निकाला जाता है,
दो पार्टियों में आखिरी है, खत्म। इसके बाद तो तालियां बजेंगी। क्या बजेंगी? तालियां। सर अभी तो मन में गालियां बज रही हैं, वो बजाते रहो, लेकिन बाद में बजेंगी तालियां सिर्फ। आखिरी टॉपिक है, देखना एक बार के लिए कि कुछ और भी है। सर लास्ट है, आप कराओ बस, अब बातें मत करो। प्राइस कैसे डिसाइड होता है दो पार्टियों में? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। कह रहे हैं या तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देखो जो तो चीज एमआरपी है वो तो है। मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मेरे तो एमआरपी नहीं है, मैंने बोला 500 रुपए फीस है, मैंने बोला 5 लाख रुपए फीस है, ठीक है। 5 लाख भी तो नहीं होती, 5 लाख वाला तो नहीं बोला। तो जो दो पार्टियों में एज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हो गया, या फिर फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बाय वैल्यूअर। वैल्यूअर का मतलब लिखो आर्किटेक्ट इंजीनियर। आर्किटेक्ट इंजीनियर, कोई एक्सपर्ट। सोच के देखो, मुझे अपनी कार बेचनी है, आप लोगों को मेरी गाड़ी खरीदनी है सेंटरो। कौन सी गाड़ी खरीदनी है? सेंटरो। मुझे नहीं पता आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, आपको भी नहीं पता। आपने बोला किसी वैल्यूअर से लगवा लेंगे जो उस चीज का एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी की प्राइस डिस्कस कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकती है। या फिर इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। ये पहले वाला ही है यार। आपको लग रहा है पहले और तीसरे वाले में कुछ डिफरेंस लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, जो पॉइंट नंबर 1 है वैसा ही तो पॉइंट नंबर 3 है। पहले में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरे में कोई दूसरा वैल्यूअर डिस्कस कर रहा है, तीसरे में इन द कोर्स ऑफ डीलिंग डिस्कस कर रहे हो। तो वैल्यूएशन वाला सेकंड वाले का इधर देखो, सेकंड वाले का आगे डिटेल है। कह रहे हैं वैल्यूअर कैसे प्राइस को डिटरमिन करता है। कह रहे वेयर देयर इज एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। एग्रीमेंट टू सेल है कि भाई साहब मैं तेरे को तभी सामान बेचूंगा, प्राइस फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी। सर्कल कर लेना इसको, मेन पॉइंट तो यही है ना। प्राइस कौन फिक्स करेगा? मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, कल मैं अपने मैकेनिक को बुलाऊंगा, वो प्राइस डिस्कस करेगा। ही ईदर डज नॉट और कैन नॉट मेक सच वैल्यूएशन। मुझे पता ही नहीं है कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, मैं अपने मैकेनिक को बुलाऊंगा, वो देखेगा। इन केस ऑफ थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय द डिफॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी। थर्ड पार्टी को रोका गया किसकी डिफॉल्ट से? दोनों पार्टी में से। भाई साहब तू कल आइयो ही मत, भाई साहब अभी रुक जा, भाई साहब एक काम करियो रेट ज्यादा बता दियो, दूसरा कहता है रेट कम बता दियो। ये बहुत चलता है कारों के केस में। कारों के केस में बहुत तकड़े लेवल की गेम चलती है इस पे, ठीक है। 4 लाख की गाड़ी होती है, वो मैकेनिक को पहले ही टिका लेता है, 10,000 तेरे को दूंगा, तो कहियो 360 की गाड़ी है, तो गाड़ी 4 लाख की है, उसको 360 की पड़ी, 10,000 मैकेनिक को दे देता है। ये बहुत चलता है, या फ्लैट के केसेस में बड़ा चलता है। तो इन केस ऑफ थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड, उसको रोका गया डिफॉल्ट ऑफ द ईदर पार्टी फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस। तो पार्टी एट फॉल्ट, जिसकी गलती थी, जिसने ये जानबूझ के षड्यंत्र रचा, वो लाइबल होगी डैमेज देने के लिए, जिसकी वजह से अगर दूसरे को नुकसान हुआ। अगर बायर की गलती है तो सेलर को पैसा देंगे, सेलर की गलती है तो बायर को। However, a buyer who has received and appropriated the good, लेकिन अगर बायर को वो सामान मिल गया, प्राइस फिक्स नहीं हुआ था, ए ने बी को बोला, आपको इधर समझ में आएगा एग्जांपल में। पी के पास 2 बाइक हैं, ही एग्री टू सेल बोथ द बाइक टू एस एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय क्यू। क्यू के साथ में लिखो मैकेनिक। क्यू कौन है? मैकेनिक। हमने 2 बाइकें बेची, पी ने किसको बाइकें बेची हैं? पी बाइकें बेच रहा है एस को, और बीच में किसको टंगा दिया इसने? क्यू को, मैकेनिक को। 2 बाइक्स बेच दी। पेपर में भी जब घर पे भी पढ़ते हो ऐसे डायग्राम बनाते रहा करो, थोड़ा सा क्लैरिटी विजन हो जाता है। तो कह रहा है 2 बाइक है, उसने एक बाइक तो साथ हाथों हाथ दे दी, कहता तू आया है एक बाइक लेता जा, कल दोबारा आ जाइयो बस पे, दूसरी बाइक लेता जाइयो। बाद में क्यू रिफ्यूज कर गया फिक्स प्राइस करने के लिए, क्योंकि हमने क्यू को बोला था तेरे को 1000 रुपया देंगे। क्यू को बाद में पता लग रहा है मेरे पास 5000 वाला ग्राहक तो पहले ही आ गया, दिहाड़ी मेरे पास ज्यादा की आ गया, क्यू ने नहीं आया। पी आस्क द एस, मेरे को मेरी बाइक वापस कर दे, जबकि एस कहता है तू मेरे को दूसरी बाइक भी दे। लड़ाइयां ऐसे ही तो होती हैं। इन द गिवन केस बायर एस शैल पे द रीजनेबल प्राइस, जो पहली बाइक आ गई है उसकी, और एज रिगार्ड टू सेकंड बाइक वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने थर्ड पार्टी को लिखा था, वो है नहीं। बात समझ में आई? 2 बाइकें बेची, क्यू प्राइस फिक्स करेगा। एक बाइक उसको दे दी, दूसरी बाइक हमने नहीं दी, तो जो एक बाइक दे दी वो कहता मेरी बाइक वापस कर, दूसरा कहता तू उल्टा मेरे को दूसरी बाइक दे। तो जिसके पास जो बाइक पहुंच गई वो उसको उसके रीजनेबल पैसे भरेगा, ठीक है। और दूसरी बाइक बाद में डिपेंड करेगा बेचे के ना बेचे। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। हाउ एवर अ बायर हु हैज रिसीव्ड या एप्रोप्रिएटेड द गुड्स, जिसके पास गुड्स मिल गई, मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस इवेंचुअली। एक प्राइस का तो, एक बाइक का प्राइस तो देना पड़ेगा, हमने सामान बेच दिया,
दूसरा मेरी मर्जी मैं बेचू ना बेचू, कॉन्ट्रैक्ट होए ना होए, तो प्राइस ऐसे ही डिटरमिंड होते हैं, वैल्यूएशन वाले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कल से शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2। ओके, टाटा बाय बाय।